मैं अपना बाजू छुड़ाकर तेज तेज चल पड़ा। मैंने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर न देखा कि उस औरत की बदरू चली गई है या वहीं खड़ी है। सुबह का नूर चारों तरफ जंगल में फैलने लगा था। मेरा रुख दरिया की तरफ था। ये वही दरिया था जिसके ऊपर से वो औरत मुझे प्रवास करते हुए लाई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जंगल ज्यादा घना होता जा रहा था। दरख्त इतने गुंजान थे कि उन्होंने सारे जंगल पर एक छत डाल रखी थी। उन दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी शायद कभी नहीं पहुंचती थी। दरिया इस जंगल के पार था। मुझे उम्मीद थी कि दरिया पर कोई ना कोई घाट जरूर होगा जहां से देहाती लोग दरिया पार करते हैं। मैं वहीं से दरिया पार करके किसी रेलवे स्टेशन पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि वहां से कोई गाड़ी पकड़कर इस मनहूस जंगल से निकल जाऊं। भरी हुई डबल बैरल बंदूक मैंने कंधे पर रखी हुई थी। मैगजीन वाला थैला उस मनहूस गले की कोठरी में ही भागते वक्त रह गया था। सिर्फ एक चाकू मेरी जैकेट की जेब में था। चाकू मैंने निकालकर हाथ में पकड़ लिया क्योंकि दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियां और दरख्तों से लटकी बेलें मेरे रास्ते में आ रही थीं। मैं चाकू से उन्हें काटकर गुजरने के लिए रास्ता बनाता जा रहा था। आखिर ये गुंजान जंगल खत्म हो गया और मैंने अपने सामने एक टीले को देखा जिसके दामन में एक सियाह चट्टान रास्ता रोके खड़ी थी। मैं हैरान हो रहा था कि अभी तक दरिया का किनारा क्यों नहीं आया। ये सोचकर कि शायद दरिया टीले के अकब में बह रहा हो, मैं टीले की तरफ बढ़ा। चट्टान के करीब पहुंचाई था कि जंगल एक भयानक इंसानी चीख की आवाज से गूंज उठा। मैं डरकर वहीं खड़ा हो गया और बंदूक सीधी कर ली। चीख की आवाज के फौरन बाद चट्टान के पीछे से एक सियाफाम आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थीं। वो तलवार लहराता मेरी तरफ चला आ रहा था। मैंने फौरन उस पर फायर कर दिया। बंदूक का धमाका हुआ, मगर मैं ये देखकर लरस गया कि उस सियाफाम आदमी पर बंदूक के फायर का कोई असर नहीं हुआ था। वो अब तलवार उठाए मुझे कत्ल करने दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। जब वो मुझसे 15-20 फुट दूर रह गया तो मैंने उसके दिल का निशाना लेकर डबल बैरल गन का फायर खोल दिया। उस गन में 2 कारतूस थे कि जिसके एक फायर से ताकतवर शेर भी गिर पड़ता था, मगर उस सियाफाम हबशी पर कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि दोनों फायर मैंने करीब से किए थे। सियाफाम हबशी किसी देव की तरह ऊंचा लंबा था। उसने मुझ पर जैसे ही तलवार का भरपूर वार करना चाहा, वो ऐसे लड़खड़ाकर पीछे को गिरा जैसे किसी ने उसे आगे से धक्का दे दिया हो। ये धक्का मैंने नहीं दिया था। मुझ पर तो मौत से पहले का सख्ता सा तारी हो चुका था, क्योंकि वो देव हेकल सियाफाम हबशी तलवार ऊपर उठाए इतनी तेजी से मेरे करीब पहुंच गया था कि अगर उसे धक्का न लगता तो उसने चश्मे ज़दन में मेरी गर्दन उड़ा देनी थी। अब मैं इस बात पर हैरान था कि उसको आगे से धक्का किसने दिया था। वहां मेरे सिवा और कोई नहीं था। सियाफाम हबशी जमीन पर पड़ा था। उसके सीने में एक लंबा खंजर उतरा हुआ था और खून का फव्वारा उबल रहा था। मेरे देखते देखते हबशी की लाश सीने में उतरे हुए खंजर समेत उसी तरह गायब हो गई जिस तरह गले में उस खूबसूरत औरत की लाश गायब हो गई थी, जिसे मेरी आंखों के सामने तख्त पर लिटाकर कत्ल किया गया था। ये सारा भटकी हुई बदरूहों और भूतों और चुड़ैलों का खेल था और इसका हकीकी और पाकीज़ा दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। मेरे साथ भी इन बदरूहों की मखलूक का कोई रिश्ता ना जोड़ता अगर मैं सिया आसेबी मर्तबा ना खोलता, लेकिन मुझे बदरूहों और आसेब ज़दा हवेलियों और कलों का सुराग लगाने का शौक ले डूबा था। मैंने बदरूहों की हकीकत मालूम करने और उनकी पुरस्कार दुनिया का मुशाहिदा करने के शौक में उस मर्तबान को खोल दिया था जिसमें एक बदरू कैद थी। ये सारी मुसीबत मेरी अपनी लाई हुई थी। इसीलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि आदमी को अपनी हद के अंदर रहकर अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए पाकीज़ा और सादा जिंदगी बसर करनी चाहिए। खामखा इधर उधर हाथ पांव मारने से आदमी को कुछ नहीं मिलता और वो नेकी और सादगी के रास्ते से भी भटक जाता है। बहरहाल अब मैं फंस गया था और इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह इन बदरूहों के चक्कर से निजात हासिल कर लूं, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि यह काम इतना आसान नहीं है और मेरे बस में भी नहीं है। मेरी हालत उस आदमी जैसी हो गई थी जो दलदल में फंस गया हो। एक पांव दलदल से बाहर निकालता हूं तो दूसरा पांव दलदल में और ज्यादा धंस जाता है। मैंने अपने दिल में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तौबा कर ली थी कि आइंदा कभी किसी जिन भूत चुड़ैल या किसी आसेब की खोज में नहीं निकलूंगा। आइंदा के लिए तो खुदा ने जरूर मुझे मुआफ कर दिया था, लेकिन जो काम खराब कर चुका था उसे ठीक होते होते भी वक्त चाहिए था। हबशी की खून आलूद लाश गायब होते ही मैं इस मनहूस जगह से आगे चल दिया। मैं जंगल की दरिया वाली सरहद के करीब पहुंच चुका था। कुछ देर के बाद मैं जंगल से बाहर निकल आया। सामने दरिया बह रहा था, मगर वहां न कोई घाट था न कश्ती नजर आ रही थी। दरिया का पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं था, मैं उसे तैर कर पार कर सकता था। मैं दरिया में उतरने की तैयारी कर ही रहा था
कि मुझे एक तरफ से कश्ती आती दिखाई दी। मैं वहीं रुक गया। कश्ती में एक मल्ला बैठा उसे चला रहा था। कश्ती का रुख उसी तरफ था जहां मैं खड़ा था। कश्ती मेरे करीब आकर किनारे पर रुक गई। कश्ती का मल्ला एक 15-16 साल का लड़का था। कहने लगा, बाबू दरिया पार जाना है तो आ जाओ, मैं तुम्हें देखकर ही आया हूं। हाँ भाई, मुझे पार ले चलो, 10 रुपए किराया होगा। हाँ हाँ, तुम बेशक 20 रुपए ले लेना, लड़के ने खुश होकर कहा। तो फिर बैठ जाओ बाबू। मैं कश्ती में सवार हो गया और कश्ती दरिया के बहाव के रुख चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने लड़के से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मल्ला लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम भलवा है। मैंने कहा, भल्लू ये बताओ दरिया पार उधर कौन सा शहर है? लड़के ने चप्पू चलाते हुए कहा, उधर शहर तो कोई नहीं है, हमारा गांव मंडाला है। तुम्हें कहाँ जाना है बाबू? भाई मुझे झांसी जाना है। ये बताओ कि मैं झांसी कैसे पहुंच सकता हूं? बाबू झांसी तो यहां से बहुत दूर है, ये दरिया भी उस तरफ को नहीं जाता। मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हें बेतालगढ़ के घाट तक पहुंचा देता हूं, वहां से तुम्हें झांसी जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी शायद मिल जाए। बेतालगढ़ में एक रेलवे स्टेशन है। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। बेतालगढ़ यहां से कितनी दूर है भलवा? दरिया के बहाव पर चलते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मगर उसके 50 रुपए लगेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 60 रुपए दूंगा, मगर मुझे किसी तरह बेतालगढ़ पहुंचा दो। मल्ला लड़के ने कश्ती को किनारे की तरफ ले जाने के बजाय उसे दरिया के बहाव पर डाल दिया और बोला, भगवान भली करेगा। धूप खूब निकल आई थी। मौसम धूप की वजह से गर्म हो रहा था। मैंने खाली बंदूक कश्ती में एक तरफ रख दी थी। मल्ला लड़के ने बंदूक को देखा तो बोला, बाबू तुम शिकारी हो? मैंने गहरा सांस भरकर कहा, हाँ भाई, यही समझ लो, शिकारी हूं। शेर मारते हो? अगर शेर सामने आ जाए और हमला कर दे तो मैं उसे मारने की कोशिश जरूर करता हूं। वैसे मैं सांभर और हरणों वगैरह का शिकार करता हूं। बाबू जिस जंगल से तुम आ रहे हो वहां तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं लड़के से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, मगर उसके सवालों के जवाब देने पर मजबूर था। एक तरह से मैं उसके रहमो करम पर था। मैंने बेदिली से कहा, पता नहीं, रहते होंगे। बाबू मालूम है उस जंगल में एक रानी बाई का कला है। उस कले में रात को एक औरत के गाने और रोने की आवाजें आती हैं। मैंने बेनियाजी से कहा, आती होंगी। लड़के ने कहा, तुमने कोई आवाज जरूर सुनी होगी। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मैंने जवाब दिया, और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके सर नीचे कर लिया, जैसे सोना चाहता हूं। बाबू सोना मत। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और लड़के से पूछा, क्यों, क्या बात है? क्या यहां सोना मना है? मना नहीं है बाबूजी, मगर गांव के मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि दरिया में दिन के वक्त सफर करते हुए अगर कोई मुसाफिर कश्ती में सो जाए तो दरिया में से मगरमच्छ निकलकर हमला कर देता है। ये लड़का भी अजीब मुसीबत था। मैंने घड़ी पर नजर डाली। अभी बेतालगढ़ घाट तक पहुंचने में 1.5 घंटा बाकी था। मैंने सोने का ख्याल दिल से निकाल दिया और बातूनी लड़के की बातें सुनने और उनके जवाब देने पर तैयार हो गया। 2 घंटे के सफर के बाद दरिया के दूसरे किनारे पर दूर से मुझे किसी बस्ती के मकान नजर आना शुरू हो गए। लड़के ने कहा, वो देखो बाबू, वो बेतालगढ़ के मकान हैं। मैंने लड़के से पूछा, बेतालगढ़ का रेलवे स्टेशन किस तरफ है? लड़का कश्ती किनारे की तरफ ला रहा था। कहने लगा, गांव से थोड़ी दूर आगे दरिया के किनारे पर ही है। मैंने लड़के से कहा कि वो मुझे किनारे पर उस जगह ले जाए जहां रेलवे स्टेशन है। जवाब में लड़के ने कहा, नहीं बाबू, मैं उस तरफ नहीं जा सकता। मैं घाट पर भी नहीं जाऊंगा, वहां ठेकेदार मुझसे किराए के आधे पैसे ले लेगा। मैं तुम्हें इसी जगह उतार दूंगा, तुम खुद ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। चलो ठीक है भाई, तुम मुझे इसी जगह उतार दो, तुम्हारा शुक्रिया। लड़का कश्ती को किनारे के करीब लाते हुए बोला, शुक्रिया किस बात का बाबू? तुमने मुझे 60 रुपए किराया दिया है, मैंने तुम्हें बेतालगढ़ पहुंचा दिया। लड़के ने कश्ती किनारे पर एक तरफ करके खड़ी कर दी। मैं बंदूक कंधे से लटकाकर कश्ती से उतर गया और जेब से पैसे निकालने लगा कि लड़के को 60 रुपए दूं। मेरी पुश्त कश्ती की तरफ थी। जेब से रुपए निकालकर मैंने कश्ती की तरफ मुंह किया तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि वहां न कश्ती थी न मल्ला लड़का था। दरिया का किनारा खाली पड़ा था। 10-10 रुपए के 6 नोट मेरे हाथ में थे और मैं आलम हैरत में डूबा दरिया की तरफ देख रहा था। दरिया में दूर दूर तक किसी कश्ती का नामो निशान तक ना था। मैंने करेंसी नोट वापस जेब में रखे और गांव की तरफ चल पड़ा। काफी बड़ा गांव था। खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। मल्ला लड़के ने कहा था कि रेलवे स्टेशन गांव की दूसरी जानिब दरिया के करीब ही है।
मैं गांव का चक्कर काटकर उसकी दूसरी तरफ निकल आया। यहां मुझे जरा ऊंचाई पर एक रेलवे सिग्नल दिखाई दिया। उसकी रहनुमाई में मैं बेतालगढ़ के स्टेशन पर पहुंच गया। यहां से बटावा तक मुझे एक पैसेंजर ट्रेन मिल गई। बटावा छोटा सा जंक्शन था। वहां से रेलवे लाइन झांसी को जाती थी। 2 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ा। मैंने स्टेशन पर ही कुछ खा पी लिया। झांसी जाने वाली गाड़ी आई तो मैं उसमें बैठ गया। वहां से झांसी काफी दूर था। रेलगाड़ी भी हर स्टेशन पर खड़ी होती थी। दिन के 2 बजे उसने मुझे झांसी पहुंचा दिया। यहां से मुझे एक मेल ट्रेन मिल गई। उसने मुझे दूसरे दिन बंबई पहुंचा दिया। स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेकर मैं सीधा अपने दोस्त जमशेद की ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर आ गया। जमशेद दुकान पर ही था। उसने मुझे देखा तो काउंटर छोड़कर मेरे पास आकर बोला, ये क्या, कोई शिकार मारकर नहीं लाए? मंदिर के जंगलों में तो सांभर और हरन वगैरह तो बहुत होते हैं। मैंने रक्शे से उतरते हुए कहा। मुझे देखकर हरन सांभर भाग गए थे। जमशेद ने रक्शे में मजीद झांक कर देखा और बोला, मैगजीन का थैला कहाँ छोड़ आए हो? जंगल में एक जगह सो गया था, शायद कोई उठाकर ले गया। चलो नहा धोकर कपड़े बदलो, खाना इकट्ठे खाएंगे। जमशेद का मकान दुकान के ऊपर ही था। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जमशेद वहां अकेला ही रहता था। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले। इस दौरान सोचता रहा कि रानी बाई के कले में मेरे साथ जो वाकया पेश आया उसके बारे में जमशेद को बताऊं या उससे इस बात को राज ही रखूं। आखिर मैंने यही फैसला किया कि यह राज मुझे अपने तक ही रखना चाहिए। जमशेद को कुछ नहीं बताना चाहिए। उसको बताने का कोई फायदा भी नहीं था। मैं उसे बता भी देता तो उसने मुझे बुरा भला ही कहना था कि तुम तो बंबई के कुर्ब जवार में शिकार खेलने गए थे, झांसी की तरफ कैसे निकल गए? और रानी बाई के आसेबी कले में जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? वैसे भी जमशेद सीधा सादा शिकारी टाइप का दुनियादार आदमी था। इस किस्म की मावराए अकल और माफूकुल फितरत बातों के बारे में वो मुझे कोई मुफीद मशवरा नहीं दे सकता था। फिरोज मुझे अपनी जिंदगी की पुरस्कार और दहशत खेज दास्तान सुना रहा था, जिसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं वही कुछ कह रहा हूं जो फिरोज ने मुझे सुनाया था। फिरोज कहने लगा, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले मैं पंजाब के किस शहर में रहता था और क्या करता था। मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अब वो शहर जहां मैं रहता था अब इंडिया में है, इसलिए उसका नाम बता देता हूं। उस शहर का नाम अमृतसर था। मैं अमृतसर में जीटी रोड पर मैसूल चुंगी के करीब एक आबादी मकबूल पूरे में रहता था। मेरी पैदाइश बटाले में हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे पैदा होने के 2 साल बाद अमृतसर आकर आबाद हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था। न मेरा कोई भाई था न बहन थी। मैं अमृतसर के स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता था कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मेरे बाप ने थोड़ी सी जमीन और एक फलदार बाग छोड़ा था। मेरे चचा ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली और यूं बाग और जमीन की आमदनी पर कब्जा कर लिया। मुझे जमीन और बाग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। शुरू ही से मेरा मिजाज आवारागर्दी की तरफ माइल था और मैं जंगलों में घूम फिर कर शिकार खेलना चाहता था। मैंने एक छोटी सी बंदूक खरीदी थी जिसमें छर्रे के बजाय शल पड़ते थे। मैं अपनी जमीन और बाग में घूम फिर कर परिंदों का शिकार किया करता था। मैं 10वीं जमात तक ही पढ़ सका। उसके बाद अपने बाप की दुकान संभाल ली। दुकान से काफी आमदनी होने लगी। मैंने 2-4 नौकर रख लिए और उन्हें दुकान पर बिठाकर शिकार खेलने कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ निकल जाता था। अब मैं काफी बड़ा हो चुका था। मेरे चचा ने एक जगह मेरी शादी कर दी। मेरे यहाँ कोई औलाद ना हुई। बीवी मेरी आवारा गर्दियों और शिकार के शौक से तंग आकर मुझसे तलाक लेकर अपने घर चली गई। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया। मैं जिंदगी आज़ादी से गुजरना चाहता था। जमशेद मेरा दोस्त बन गया था। उसे भी शिकार का शौक था। उसके बाप की बंबई शहर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। जमशेद को उसके बाप ने बंबई बुला लिया। जमशेद ने बाप का कारोबार संभाल लिया। जब उसके बाप का इंतकाल हो गया तो जमशेद बंबई का ही होकर रह गया। मैं कभी कभी उससे मिलने बंबई चला जाता था। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। 1946 का साल आ गया। इसी सन 1946 के आखिरी अयाम थे जब मैं अमृतसर से जमशेद के पास बंबई आया हुआ था और मैंने रानी बाई के किले के बारे में दहशत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनी थीं। और एक रोज उन खौफनाक रिवायतों का खोज लगाने रानी बाई के किले की जानिब रवाना हो गया था। मेरे साथ वो मावराए अकल और हैरत अंगेज वाकयात पेश आए थे जो मैं पूरी तफसील के साथ आपको सुना चुका हूं। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। फिरोज एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहने लगा, मैंने और जमशेद ने इकट्ठे बैठकर रात का खाना खाया।
जमशेद मुझसे शिकार के बारे में बातें पूछने लगा। कहाँ कहाँ फिरे, रातें जंगल में कहाँ गुजारी, कोई शिकार क्यों नहीं मिला? इन सब बातों का मैंने उसे एक ही जवाब दिया कि इस बार शिकार में मेरा जी नहीं लगा था और मैं ज्यादातर जंगलों में घूमता फिरता रहा था। जमशेद ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो फिरोज? आखिर वो मेरा दोस्त था और मेरी तबीयत और मेरी नफ्सियात से वाकिफ था। उसने मेरे चेहरे की खामोशी से अंदाजा लगा लिया था कि मेरे साथ जंगल में कोई पुरस्कार वाकया जरूर हुआ है। मैंने कहा, तुमसे मुझे कुछ छुपाने की क्या जरूरत है? अगर कोई खास बात हुई होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताता। फिर मैंने जानबूझकर गुफ्तगू का मौजू तब्दील करते हुए कहा, मुल्क के सियासी हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान बन जाएगा। मास्टर तारा सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। कुछ देर हम बातें करते रहे। फिर मैंने उठते हुए कहा, आज मेरा दिल कोई फिल्म देखने को चाहता है। मेट्रो सिनेमा में शेर के शिकार की एक अंग्रेजी फिल्म लगी हुई है। 9 बजे वाला शो अभी शुरू नहीं हुआ होगा। तुम भी मेरे साथ चलो, इकट्ठे फिल्म देखेंगे। आज सारा दिन गैराज में काम करता रहा हूं। जमशेद ने कहा, थक गया हूं। ऐसा करो, तुम चले जाओ। रानी बाई के गले में और उसके बाद जंगल में मेरे साथ जो दहशतनाक वाकयात गुजरे थे, उन्होंने मेरे जहन को काफी परेशान किया था। मेरा दिल तफरी करने को चाहता था और वहां फिल्म ही मेरे लिए एक तफरी का जरिया थी। चुनाचे मैं जमशेद को उसके फ्लैट में ही छोड़कर फिल्म देखने चल पड़ा। 2 मंजिला बस में बैठकर मेट्रो सिनेमा पहुंच गया। अगर आप कभी बंबई गए हैं तो आपको मालूम होगा कि मेट्रो सिनेमा बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के करीब ही वाक़ है और वहां अंग्रेजी फिल्में लगा करती थीं। 6 बजे वाला शो खत्म होने में कुछ वक्त बाकी था। मैं सिनेमा के पास ही एक ईरानी होटल में चाय पीने बैठ गया। उस जमाने में बंबई से गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू के भी 2-3 अखबार शाया होते थे, जिनमें रोजनामा खिलाफत बंबई के मुसलमानों में बड़ा मकबूल था। होटल में खिलाफत का एक पर्चा पड़ा था। मैं चाय पीते हुए उसे पढ़ने लगा। उसमें भी यही लिखा था कि पाकिस्तान बर्रे सगीर की मुसलमानों की सुनहरी मंजिल है और कायदे आज़म की बेलौस क़यादत में मुसलमान अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। मुझे सियासत से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं भी चाहता था कि मुसलमानों का एक अलग इस्लामी मुल्क कायम होना चाहिए। मैंने घड़ी देखी। फिल्म का आखिरी शो शुरू होने में आधा घंटा रह गया था। मैं उठकर मेट्रो सिनेमा आ गया। वहां आखिरी शो के लिए टिकट वाली खिड़की खुल चुकी थी। मैंने 2nd क्लास का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में आकर बैठ गया। हॉल में हल्की हल्की अंग्रेजी मौसीकी की आवाज आ रही थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता हॉल में आ रहे थे। मैं अपनी सीट पर खामोश बैठा उन अजीब व गरीब और नाकाबिल यकीन वाकयात पर गौर कर रहा था जो मेरे साथ गुजर चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस किस्म के वाकयात हकीकी जिंदगी में भी पेश आ सकते हैं। ऐसी बातें तो ख्वाब में हुआ करती हैं, और वो भी डरावने ख्वाब में। मेरी आंखों के सामने बार बार कला रानी बाई के बड़े कमरे का वो मंजर आ जाता था, जब मेरी आंखों के सामने एक खूबसूरत नाजुक अंदाम औरत को, जिसने महारानियों वाला हीरो का ताज पहन रखा था, एक तख्त पर लिटाकर कत्ल कर दिया गया हो और फिर उसकी लाश गायब होकर धुआं बन गई हो और उस धुएं ने औरत के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली हो। जर्द पोश आदमी ने उसे एक मर्तबान में बंद भी कर दिया हो। फिर मुझे वो खौफनाक मंजर याद आ जाता जब मैंने चबूतरे के शिगाफ में से मर्तबान निकालकर उसका ढक्कन खोल दिया था और उसमें से हसीन और जमील औरत की रूह या बदरूह एक चीख के साथ आजाद हो गई थी। चीख से सारा जंगल लरस गया था। फिर मुझे ख्याल आता कि किस तरह वो बदरूह जिंदा औरत की शक्ल में मेरे सामने जाहिर हो गई थी और मुझे मेरे दुश्मनों से बचाकर हवा में उड़ाती हुई दरिया पार एक पुराने खंडर में ले गई थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, तुमने मुझे रग्गू की कैद से आज़ाद करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत मेरा फ़र्ज बन चुका है। और फिर जब मैंने उससे कहा था कि मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है और मुझ पर मेहरबानी करो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, तो उस हसीन और पुरस्कार औरत ने, जो अपने मकतूल जिस्म की बदरू थी, कहा था, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि इंसान को जानबूझकर अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। मगर मैं उस बदरू के पास 1 मिनट के लिए भी ठहरना नहीं चाहता था। उसने मेरा बाजू पकड़ा तो मैं उसे छुड़ाकर जंगल में दरिया की तरफ चल दिया। फिर मुझे वो हबशी याद आ गया जिसने जंगल में मुझ पर तलवार से हमला किया था, लेकिन ऐन वक्त पर किसी गैबी रूह ने उस सिया फाम हबशी को हलाक कर दिया था।
और मैं वहां से डर कर दरिया की तरफ भागने लगा था। फिर मुझे वो मल्लाह लड़का याद आ गया जिसने मुझे कश्ती में बिठाकर बेतालगढ़ पहुंचाया था, और जब मैं उसे किराए के लिए पैसे देने के लिए उसकी तरफ मुड़ा था तो मल्लाह लड़का कश्ती समेत गायब हो चुका था। ये सारे वाकयात एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरे थे। मेरे कान में उस हसीन और जमील औरत की आवाज अभी तक गूंज रही थी जब उसने मुझे खबरदार किया था कि मेरी जिंदगी खतरे में है और अब उसका फर्ज बन गया है कि वो मेरी जान की हिफाजत करे। ये सारी बातें मेरी अकल और फहम से बाहर थीं, लेकिन जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका था उस पर मुझे यकीन करना ही पड़ रहा था। मैं इन्हीं परेशान ख्यालात के साथ अपनी सीट पर बैठा हुआ था कि अचानक सिनेमा हॉल की रोशनियां बुझ गईं और पर्दे पर से रेशमी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगा। फिर फिल्म शुरू हो गई। जंगल का सीन था। एक शिकारी शेर की तलाश में जंगल में चला जा रहा था। मेरा जहन कहीं और भटक रहा था, सिर्फ आंखें पर्दे पर थीं। इतने में क्या देखता हूं कि कोई आदमी सीटों के दरमियान झुककर चलता हुआ आ रहा है। वो एक लम्हे के लिए सीट पर बैठते हुए आदमी को देखता है और फिर आगे को चल पड़ता है। उसका रुख मेरी तरफ था। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने हॉल की हल्की हल्की रोशनी में उसे पहचान लिया। वो मेरा दोस्त जमशेद था। जमशेद ने भी मुझे पहचान लिया और मेरे कान के करीब मुंह ले जाकर बोला, फिरोज, एक इमरजेंसी हो गई है, जरा बाहर आ जाओ। मैं जल्दी से उठा और जमशेद के साथ सिनेमा हॉल से बाहर आ गया। जमशेद कुछ परेशान भी था और जल्दी में भी था। मैंने उससे पूछा, बात क्या है जमशेद? मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। जमशेद जल्दी जल्दी चल रहा था। कहने लगा, परेशानी की कोई बात नहीं फिरोज, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ गई है। मैंने कुछ ना कहा और मैं भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगा। दिल में दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह खैरियत ही हो। इस शख्स को अचानक मेरी आज क्या जरूरत पड़ गई है कि मुझे सिनेमा हॉल से लेने आ गया है। सिनेमा हाउस के बाहर उसकी पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में आया था। उसने मुझे गाड़ी में अपने साथ बिठाया और गाड़ी स्टार्ट करके सिनेमा हाउस के अहाते से निकलकर बंबई की एक सड़क पर रवाना हो गया। मैंने एक बार फिर उससे पूछा, भाई कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत पड़ गई? सड़क कुशादा थी, ट्रैफिक ना होने के बराबर था। जमशेद गाड़ी काफी तेज चला रहा था। कहने लगा, बात यह है कि दुबई की एक पार्टी अचानक आ गई है। उससे 80,000 रुपए का सौदा तय पा गया है। रकम मैंने वसूल कर ली है। अब पार्टी को माल लाकर देना है। मैंने माल एक खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। उस खुफिया जगह से माल बाहर निकालने के लिए एक एतबारी आदमी की जरूरत है। पहले इस काम के लिए मेरा मुलाजिम अब्दुल मेरे साथ जाता था। वो कम वक्त आज ही अपनी बीमार माँ की खबरगिरी करने नासिक चला गया है। किसी दूसरे आदमी को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया, बस इतनी सी बात है। जमशेद ने मुझे पहले कभी नहीं बताया था कि वो इस किस्म के माल का कारोबार भी करता है जिसको उसे किसी खुफिया जगह पर छुपा कर रखना पड़ता है। मैं समझ गया कि यह मंशियात वगैरह का मामला है। गाड़ी बंबई से बाहर एक खुली सड़क पर पूरी रफ्तार से जा रही थी। मैंने जमशेद से अनजान बनकर पूछा, ये किस किस्म का माल है जिसको तुम खुफिया जगह पर छुपा कर रखते हो? जमशेद ने गाड़ी को एक और निस्बतन वीरान सड़क पर डालते हुए कहा, यार अब तुम मुझे जलील करने की कोशिश ना करो। मैं बता दूंगा तुम्हें कि माल क्या है। पार्टी बड़ी सॉलिड है। उसे अचानक माल की जरूरत पड़ गई है। 80,000 रुपए की रकम सन 1946 में बहुत बड़ी रकम थी। मुझे दिल में अफसोस जरूर हुआ कि मेरा दोस्त ये किस मजमूम धंधे में पड़ चुका है। मैं उसका जिगरी दोस्त हूं और उसने मुझसे ये बात भी पोशीदा रखी। मैं खामोश हो गया। मुझे खामोश देखकर शायद जमशेद को अपनी गलती का एहसास हुआ। गाड़ी उस वक्त शहर के मज़ाफ़ाक़ी आबादियों को छोड़कर एक वीरान इलाके में दाखिल हो चुकी थी, जहां इधर उधर झाड़ियां और ताड़ के दरख्त रात की तारीकी में आसमान की तरफ उठे हुए दिखाई दे रहे थे। जमशेद ने कहा, तुम दिल में जरूर मुझे बुरा भला कह रहे होगे कि मैंने आज तक तुमसे ये बात क्यों छुपाए रखी। ये मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा कि एक आदमी की वजह से मैं इस काम में फंस गया कि कोशिश के बावजूद इस दलदल से निजात हासिल नहीं कर सका। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं इस काम से तौबा कर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भारी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। गाड़ी वीरान इलाके के कच्चे रास्ते पर उछलती हुई चली जा रही थी। 3-4 मोड़ घूमने के बाद जमशेद ने एक जगह गाड़ी रोक ली। गाड़ी की बत्तियां रोशन थीं। उनकी रोशनियां सामने गोदामनुमा इमारत पर पड़ रही थीं। जमशेद ने बत्तियां गुल कर दी और गाड़ी से उतरते हुए बोला, माल इस शेड के अंदर है। ये एक वीरान सा शेड था। उसका दरवाजा उखड़कर एक तरफ गिर पड़ा था।
जमशेद ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन कर ली थी। जगह जगह ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। एक जगह लोहे के जंग खोरता गोल पहिए वाली कोई टूटी फूटी मशीन पड़ी थी। उसकी दूसरी जानिब फर्श पर पत्थर की एक सियाह सिल रखी हुई थी। जमशेद ने टॉर्च रोशन करके एक तरफ इस तरह रख दी कि उसकी रोशनी पत्थर की भारी सिल पर पड़ रही थी। फिर वो लोहे की जंग खोरता मशीन के पास गया और उसके नीचे से रस्सी का एक बड़ा सा गुच्छा उठाकर ले आया। रस्सी का गुच्छा उसने पत्थर की सिल के पास ही रख दिया और बोला, फिरोज, मेरे साथ लग के इस सिल को एक तरफ हटा दो। पत्थर की सिल काफी वजनी थी। हम दोनों ने मिलकर उसे बड़ी मुश्किल से एक तरफ को सरकाया। जमशेद ने टॉर्च उठाकर उस गोल सुराख के अंदर रोशनी डाली जो पत्थर की सिल के नीचे नमूदार हुआ था। माल नीचे ईंटों की ढेर के नीचे टीन के एक चौकोर डब्बे में पड़ा है। तुम सिर्फ इतना करो कि नीचे उतर कर डब्बा ऊपर ले आओ। मैं नीचे रस्सी लटकाता हूं। रस्सी को मैं ऊपर से पकड़े रखूंगा। उसने रस्सी का गच्छा खोला तो वो रस्सी की एक सीढ़ी थी। उसने रस्सी की सीढ़ी नीचे तहखाने में लटका दी और उसका दूसरा सिरा अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया। मैंने नीचे झांक कर देखा। नीचे कोई 15 फुट की गहराई में ईंटों की एक ढेरी नजर आ रही थी। जमशेद बोला, फिक्र ना करना, मैंने रस्सी को अपने जिस्म के गिर्द मजबूती से लपेट लिया है। अब्दुल भी इसी तरह नीचे उतरा करता था। जमशेद का बदन भारी था और इस मामले में वो मुझसे दुगनी ताकत वाला था। उसने रस्से का सिरा बिल्कुल ऐसे जिस्म के गिर्द लपेट रखा था जिस तरह रस्सा कशी के खेल में सबसे आखिरी आदमी ने रस्सा जिस्म के गिर्द लपेटा होता है। उसने रस्सा अपने दोनों हाथों में लेकर अपना एक पांव आगे को जमा लिया था। वो एक हाथ से नीचे तहखाने में टॉर्च की रोशनी डाले हुए था। मैंने रस्सी को पकड़ा और उसके छोटे छोटे जीनों पर पांव रखता हुआ नीचे उतरने लगा। तहखाने की फजा में अजीब किस्म की नागवार बू फैली हुई थी। ऊपर से जमशेद कह रहा था, ईंटों के ढेर के दाएं जानिब 2-4 ईंटों के नीचे टीन का चौकोर डब्बा पड़ा होगा, बस उसे उठाकर वापस ऊपर चढ़ाना। मैं टॉर्च की रोशनी डाल रहा हूं। जमशेद मेरा ऐसा जिगरी यार था कि उसकी खातिर मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था। ये तो महज एक 15 फुट गहरे एक अंधेरे तहखाने में उतरने की बात थी। कुछ ही देर बाद मेरे पांव नीचे ईंटों के ढेर से टकराए। ऊपर से टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। मैंने रस्सी की सीढ़ी को छोड़ दिया और ईंटों के ढेर की दूसरी तरफ आ गया। ऊपर से जमशेद की आवाज आई, बस इसी जगह अलग से 4 ईंटें पड़ी हैं। टीन का डब्बा उन ईंटों के दरमियान रखा हुआ है। मैंने झुककर देखा, वहां कुछ ईंटें जरूर पड़ी थीं। मैंने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर एक तरफ फेंका। उनके नीचे सिवाय मजीद ईंटों के और कुछ भी नहीं था। मैंने जमशेद को आवाज देकर कहा, यहां तो कोई डब्बा नहीं है। ऊपर से जमशेद की आवाज आई, दूसरी तरफ देखो, शायद वहां पड़ा होगा। मैं ईंटों के ढेर की दूसरी जानिब आ गया। वहां भी 10-12 ईंटों को हटाकर देखा। वहां भी नीचे सिवाय ईंटों और पत्थरों के कुछ और नहीं था। मैंने दोबारा जमशेद को आवाज दी और कहा, यहां भी कुछ नहीं है। ऊपर से जमशेद की आवाज आई, यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद डब्बा माल से भरकर यहां रखा था, जरा अच्छी तरह से देखो। जमशेद ने ऊपर से टॉर्च की रोशनी डाल रखी थी। मैंने उसकी रोशनी में ईंटों को चारों तरफ हटा हटा कर देखा, लेकिन वहां मुझे कोई डब्बा ना मिला। मैंने कहा, जमशेद याद करो, तुमने डब्बा किसी दूसरी जगह तो नहीं छुपाया था? जमशेद ने कहा, ऐसा करो, कोने में जाकर देखो, कहीं मैंने गलती से कोने में न रख दिया हो। उसने टॉर्च की रोशनी कोने में फेंकी। कोने में ईंट पत्थर बिखरे हुए थे। मैंने कोने में जाकर झुक कर देखा। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे घरों में कभी कभी अचानक बत्ती चली जाती है। मैंने झुंझलाकर कहा, अरे टॉर्च क्यों बुझा दी? टॉर्च रोशन करो, मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। जमशेद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही मुझे कुएं नुमा तहखाने के मुंह पर पत्थर की भारी सिल रखने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर उस जगह आ गया जहां छत का सुराख था। सुराख पत्थर की सिल से बंद हो चुका था। मैंने चिल्लाकर कहा, जमशेद, ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिल को हटाओ और टॉर्च की रोशनी डालो, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इसे मजाक समझ रहा था, मगर बहुत जल्द मुझ पर यह हौलनाक इंकिशाफ हो गया कि ये मजाक नहीं था। ऊपर से जमशेद ने कोई जवाब ना दिया। मैंने उसे 2-3 बार आवाजें दी, मगर जमशेद तो जैसे तहखाने के मुंह पर पत्थर की भारी सिल रखकर जा चुका था। मैंने दोनों हाथ फजा में इधर उधर हिलाए कि अगर रस्सी लटक रही हो तो उसके सहारे ऊपर चढ़कर पत्थर की सिल को हटाने की कोशिश करूं, मगर वहां कोई रस्सी लटकी हुई नहीं थी। तहखाने का मुंह बंद करने से पहले जमशेद ने रस्सी को ऊपर खींच लिया था। यकीन करें, मैं सन्नाटे में आ गया। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था कि जमशेद भी ऐसी हरकत कर सकता है कि मुझे तहखाने में बंद करके चला जाए।
मैं तहखाने के घुप अंधेरे में हैरान और परेशान बिल्कुल साकित खड़ा ऊपर देख रहा था। मैंने एक बार फिर जमशेद को आवाजें देनी शुरू कर दी। जमशेद, बस काफी मजाक हो चुका, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन ऊपर कोई होता तो मुझे जवाब देता। ऊपर तो मौत की खामोशी छाई हुई थी। तब मुझे यकीन करना ही पड़ा कि जमशेद मुझे तहखाने में छोड़कर जा चुका है। मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो पागल हो गया है? जरूर वो पागल हो चुका है। उसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है, वरना वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था कि मुझे गाड़ी में बिठाकर इस वीरान जगह पर लाए और तहखाने में बंद करके चला जाए। जब मुझे यकीन हो गया कि जमशेद ने अपने होश व हवास में ऐसा नहीं किया, तो मैंने वहां से निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में ईंट पत्थरों के ढेरों के खाके उभरने लगे। मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या वाकई जमशेद ने यहां मनुष्यात का कोई डब्बा छुपाया हुआ था या नहीं। मैंने अंधेरे में ही कोने में ईंटों को इधर उधर हटाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। इसी तरह मैंने चारों कोनों की छानबीन की। किसी जगह भी मुझे वो टीन का डब्बा ना मिला जिसको हासिल करने की खातिर जमशेद मुझे यहां लाया था। तो क्या ये सब उसकी साजिश थी? मगर उसे ये जाल बिछाने की क्या जरूरत थी? मैं तो उसका जिगरी दोस्त था, उसने ऐसा क्यों किया? मैं फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि जमशेद की अकल ठिकाने नहीं रही। मैंने इधर उधर से ईंटें लाकर जहां छत का मुंह था और जो पत्थर की सिल से बंद था, उसके बिल्कुल नीचे जो ईंटों की छोटी सी ढेरी थी, वहां ईंटों को जोड़ना शुरू कर दिया ताकि जब ढेरी जरा ऊंची हो जाए तो मैं उस पर खड़े होकर पत्थर की सिल को हटाने की कोशिश करूं। अंधेरे में किसी वक्त नजर आता था और किसी वक्त कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ईंटें जोड़ता रहा। ढेरी 2.5-3 फुट ऊंची हो गई। फिर मैं संभल कर बड़ी एहतियात के साथ ढेरी के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। मैंने दोनों हाथ ऊपर बुलंद किए। मेरे हाथों की उंगलियां छत के दहाने पर रखी हुई पत्थर की सिल को छूने लगी थीं, लेकिन मैं जोर लगाकर सिल को किसी तरफ खिसका नहीं सकता था। इसके बावजूद मैंने सिल को एक तरफ खिसकाने के लिए जरा सा जोर लगाया तो ईंटें मेरे पांव के नीचे से निकल गईं और मैं धड़ाम से ईंटों के साथ ही एक तरफ गिर पड़ा। मेरे घुटने पर चोट आई थी और वो दर्द करने लगा था, मगर उस वक्त मैंने दर्द की परवाह किए बगैर दोबारा ईंटों की ढेरी बनानी शुरू कर दी। मुझे काफी वक्त लग गया। जब दोबारा ईंटों की ढेरी 2-2.5 फुट ऊंची हो गई तो मैं पहले से ज्यादा एहतियात के साथ उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू किया। जैसे ही मैं अपने पांव पर खड़ा हुआ, ईंटें अपनी जगह से हिली और मुझे साथ लेकर सारी ईंटें नीचे गिर पड़ी। मैं सख्त मायूसी के आलम में वहीं सर झुकाकर बैठ गया और खुदा से दुआ मांगने लगा कि वो मुझे इस मुसीबत से निकाले। लेकिन मुकद्दर में जो लिखा था उसे तो होना ही था। एक तो मुझ पर एक नागहानी मुसीबत नाजिल हो गई थी, दूसरे मुझे ये सदमा भी था कि जमशेद जो मेरा इतना अजीज दोस्त था, उसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्या वाकई वो पागल हो गया था? तहखाने में उतरते वक्त मुझे फजा में जो नागवार बू महसूस हुई थी, वो अब मुझे महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर बंद होने की वजह से मुझे सांस लेते वक्त घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने उठकर एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। वहां जितने ईंट पत्थर बिखरे हुए थे, मैंने वो सारे उठाकर छत की सिल के नीचे ढेरी पर जमा कर दिए। इसके बावजूद ढेरी 2-2.5 फुट से ज्यादा ऊंची ना हुई और सिर्फ मेरी उंगलियां ही पत्थर की सिल को छू रही थीं। सिर्फ उंगलियों में इतनी भारी सिल को तहखाने के मुंह के ऊपर से परे नहीं हटा सकता था। इस ख्याल से कि शायद वहां से ऊपर जाने का कोई खुफिया रास्ता भी हो, मैं अंधेरों में दीवारों को हाथ फेर फेर कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरा हाथ एक इंसानी खोपड़ी से टकराया जो दीवार में से आधी बाहर को निकली हुई थी। मैं डर कर जल्दी से पीछे हट गया और आंखें सुकेड़कर तारीकी में खोपड़ी को तकने लगा। अजीब बात है कि खोपड़ी 1-2 सेकंड के बाद मुझे बिल्कुल साफ नजर आने लगी थी। उस इंसानी खोपड़ी का मुंह खुला हुआ था, आंखों की जगह 2 तारीक गड़े पड़े हुए थे। मैं हैरान हो रहा था कि इस दीवार में ये खोपड़ी कहां से आ गई है। क्या किसी ने इंसान को कत्ल करने के बाद उसकी लाश दीवार में चुन दी थी? लेकिन ऐसी सूरत में दीवार में इंसानी बंजर भी होना चाहिए था, जबकि दीवार में सिर्फ खोपड़ी ही नजर आ रही थी। मेरे जहन में तरह तरह के तोहमात पैदा होने लगे थे। कहीं इस तहखाने में भी तो किसी बदरू का बसेरा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जबकि तहखाने में बाकी हर जगह गहरी तारीकी थी, तो फिर इस खोपड़ी पर रोशनी कहां से पड़ रही थी? इससे पहले वहां रोशनी का निशान तक नहीं था। मेरे हाथ लगाने के बाद खोपड़ी पर धीमी धीमी रोशनी सी आ गई थी। मैं खौफजदा नजरों से दीवार से उभरी हुई खोपड़ी को देख रहा था। अचानक मुझे फुंकार की आवाज सुनाई थी।
ये किसी सांप की फुंकार थी और बड़ी गुस्सीली और गजबनाक आवाज थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया। मेरी खौफजदा नजरें खोपड़ी पर जमी हुई थीं, क्योंकि मुझे फुंकार की आवाज उस खोपड़ी में से आती महसूस हुई थी। इसके साथ ही मैंने एक मंजर देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि खोपड़ी के मुंह से एक काला सांप निकला और उसने अपना फन खोलकर खोपड़ी की पेशानी पर डसना शुरू कर दिया। खोपड़ी के हलक में से कर्राने की बड़ी दर्दनाक आवाजें निकलने लगीं। अब मैं वाकई बहुत खौफजदा हो गया था और खौफ के मारे मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मेरे पांव एक एक मन भारी हो गए थे। मैंने दौड़कर सामने वाली दीवार के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव ने हिलने से इनकार कर दिया, जैसे जमीन ने मेरे पांव जकड़ लिए थे। सांप अब दीवार से आधा बाहर निकला हुआ इंसानी खोपड़ी के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया था। उसका फन फैला हुआ था और उसके होंठों पर सुर्ख खून लगा हुआ था। वो मेरी तरफ देख रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद फुंकार रहा था। फिर अचानक सांप ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मेरे हलक से एक चीख निकल गई। दूसरे लम्हे मैंने देखा कि जैसे ही सांप मेरे चेहरे से टकराया, किसी ने जैसे उसे दुम से पकड़कर जोर से दीवार के साथ पटक दिया। सांप के दीवार के साथ टकराते ही एक भयानक इंसानी चीख बुलंद हुई और सांप भी गायब हो गया और दीवार में से उभरी हुई खोपड़ी भी गायब हो गई। मैंने दिल में कलमा पाक का विर्द शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह सब बदरूहों का खेल है जो मुझ पर हमला कर रही हैं और कुदरत मुझे इनसे महफूज रख रही है। तहखाने की घुटन अब बहुत पड़ गई थी और अब मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं ऐसे जल्दी जल्दी सांस ले रहा था जैसे आदमी नशे के आलम में हो। मुझे महसूस होने लगा था कि तहखाने की फजा से ऑक्सीजन गायब होना शुरू हो गई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इतनी जल्दी तहखाने से ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए थी। ऐसे लग रहा था कि कोई गैबी ताकत फजा की ऑक्सीजन को जज्ब कर रही है। मेरा सांस उखड़ना शुरू हो गया। मुझे अपने कानों में घंटियों और चीखों की आवाजें आने लगीं। आंखों के आगे डरावनी शक्लें गर्दिश करने लगीं। फिर मुझ पर नीम बेहोशी तारी हो गई और मैं खड़े खड़े वहीं ईंटों के ढेर पर गिर पड़ा। मैं कुछ होश में था और कुछ होश में नहीं था। मेरी आंखें नीमवा थीं, यानी थोड़ी सी खुली हुई थीं। मुझे तहखाने की तारीकी में दीवार का धुंधला धुंधला खाका नजर आ रहा था। उस दीवार में से एक साया धुएं की तरह लहराता हुआ नमूदार हुआ। दीवार से बाहर आते ही उस साये ने एक भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसकी सुर्ख आंखों में से चिंगारियां फूट रही थीं। फिर साये ने एक मगरमच्छ की शक्ल इख्तियार कर ली, जो मुंह फाड़े मेरी तरफ बढ़ रहा था, जैसे मुझे अपने नुकीले दांतों में दबोच लेगा। ये मगरमच्छ मेरे करीब आते आते एक सियाफाम औरत बन गई, जिसके जबड़ों से खून के कतरे उसके जिस्म पर टपक रहे थे। उसके दोनों हाथों में छुरियां थीं। उन छुरियों के साथ भी खून लगा हुआ था। वो अपने जर्द नुकीले दांत निकाले गुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं जानता था वो मुझे कत्ल करने वाली है, मगर मैं पत्थर की तरह पड़ा था और अपनी जगह से जरा से भी हरकत न कर सकता था। मेरे पास आकर उसने दोनों छुरियों वाले हाथ ऊपर उठा लिए और एक चीख के साथ मेरे सीने और पेट पर वार किया। लेकिन अभी उसकी छुरियां मेरे जिस्म से 1 फुट ऊंची होंगी कि उस सियाफाम चुड़ैल नुमा औरत के हलक से निकलती चीख आधी उसके हलक के अंदर ही रह गई और उसकी गर्दन ऐसे कटकर उसके कंधों से नीचे गिर पड़ी, जैसे किसी गैबी इंसान ने उसकी गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया हो। सियाफाम औरत का सर धड़ से अलग हो गया था। सर जमीन पर गिरा हुआ था, मगर धड़ अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा था। मैं अधखुली पथराई हुई आंखों से उसे देख रहा था। उसकी कटी हुई गर्दन में से खून निकल निकल कर उसके जिस्म पर आबशारों की तरह बह रहा था। फिर उसका धड़ खड़े खड़े ऐसे कांपने लगा जैसे उस पर लर्जा तारी हो गया हो। अचानक सियाफाम औरत की कटी हुई गर्दन के अंदर से एक सियाह सांप खून आलूद शरक की तरह तड़प कर बाहर निकला और उसने फन खोलकर फुंकार मारी। औरत के सीने पर 3-4 मर्तबा डस लिया। औरत का जिस्म खड़े खड़े मोम की तरह पिघल कर बहने लगा और चंद लम्हों के अंदर अंदर सियाफाम औरत का मुर्दा धड़ पानी की तरह बहते बहते गायब हो गया। फिर दीवार में मेरी निगाहों के बिल्कुल सामने रोशनी का एक गोला नमूदार हुआ। मैंने गौर से देखा। रोशनी के इस दायरे में बाग का एक रास्ता बना हुआ था, जिसके दोनों जानिब फूलों की क्यारियां थीं। रोशनी के इस दायरे की तरफ से ताजा हवा आकर मेरे चेहरे को छूने लगी। इस हवा में खुदा जाने क्या ताकत थी कि मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई वापस आ गई और मैं उठकर बैठ गया। फिर मैं उठा और खुदावंदे करीम की इस गैबी इमदाद पर उसका शुक्रिया अदा करते रोशनी के दायरे के अंदर चला गया। रोशनी के दायरे के अंदर आते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं एक खुशनुमा खूबसूरत बाग में हूं, जिसके आसमान पर मोतियों की तरह तारे चमक रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई तहखाना और तहखाने की दीवार नहीं थी,
पीछे भी इसी बाग की एक खूबसूरत रविश थी जिस पर सितारों की रोशनी पड़ रही थी। मैं खड़े होकर हैरत से दाएं बाएं देखने लगा कि मैं कहां था और कहां आ गया हूं। अगर कुदरत खुदाबंदी मेरी मदद ना करती तो खुदा जाने मेरा इस बंद तहखाने में क्या हश्र होता। जमशेद तो मुझे इस दोजख में डालकर चला गया था। मैं हैरान था कि आखिर उसने मुझ पर किस जन्म का बदला लिया था कि मुझे ऐसी हलाकत खेज जगह पर फेंक किया था। मैं बाग में से बाहर एक सड़क पर आ गया था। शायद मैं अभी बंबई शहर में ही था। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 3 बज रहे थे। पहले तो मेरा जी चाहा कि वहीं से बंबई के रेलवे स्टेशन पर चला जाऊं और पंजाब को जाती जो पहली ट्रेन मिले उसमें सवार होकर अपने शहर अमृतसर पहुंच जाऊं और जमशेद जैसे बेवफा बल्कि दुश्मन दोस्त की फिर कभी शक्ल तक ना देखूं। फिर ख्याल आया कि कम से कम एक बार तो उसके पास जरूर जाकर उसे जलील करूं और उससे पूछूं कि आखिर मैंने उसके साथ क्या बुराई की थी जिसका उसने मुझसे यूं बदला लिया कि मुझे अंधे तहखाने में बंद करके मौत के हवाले कर दिया। सड़क दोनों जानिब दूर दूर तक खाली पड़ी थी, खंभों की बत्तियां रोशन। ये बंबई शहर से बाहर जाने वाली कोई सड़क थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं बंबई के किस इलाके में हूं। मैंने यूं ही एक तरफ चलना शुरू कर दिया। पीछे से गाड़ी की मुझ पर रोशनी पड़ी। मैंने रुक कर पीछे देखा। कोई बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। मैंने इस ख्याल से उसे हाथ दे दिया कि शायद रुक जाए। मुझे बहुत कम उम्मीद थी, मगर ट्रक मुझसे थोड़ा आगे जाकर रुक गया। मैं दौड़कर उसके पास गया। ड्राइवर ने खिड़की में से सर निकालकर पूछा, मैं कोला जा रहा हूं, जाना है तो पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा कि मुझे भी कोला जाना है और मैं ट्रक के पीछे जाकर उस पर चढ़ गया और एक तरफ बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। हालांकि मुझे कोला नहीं जाना था बल्कि दूसरे इलाके में जाना था जहां मेरे दुश्मन दोस्त जमशेद की गैराज नुमा दुकान और ऊपर फ्लैट था। कोलाया पहुंचकर मैं ट्रक से उतर गया। बंबई बहुत वसी शहर था। सारी रात सड़कों पर टैक्सियां वगैरह चलती रहती थीं। मेरी जेब में पैसे मौजूद थे। मैंने एक टैक्सी ली और प्रेल के इलाके में जमशेद के फ्लैट के बाहर आकर टैक्सी छोड़ दी। जमशेद का गैराज बंद था। एक तरफ उसकी पुरानी गाड़ी खड़ी थी। जमशेद के फ्लैट को सीढ़ियां जाती थीं और सीढ़ियों के दरवाजे पर घंटी का बटन लगा हुआ था। उस बटन के ऊपर रात के वक्त एक सुर्ख बत्ती जलती रहती थी। दरवाजा बंद था। जी तो मेरा चाहता था कि मेरे पास कोई भरी हुई बंदूक हो और घंटी बजाने पर जब जमशेद नीचे आए तो मैं उसे फौरन गोली से उड़ा दूं। मैं घंटी का बटन दबाने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जमशेद की गाड़ी का बोनट एक तरफ से ऊपर को उठा हुआ था और गाड़ी का सारा इंजन गायब था। मैंने दिल में जमशेद को गाली दी और सोचा कि किस कदर अय्यार शख्स है। मुझे अंधे तहखाने में मरने के लिए छोड़कर आने के बाद उसने गाड़ी का इंजन निकलवा कर एक तरफ रखवा लिया ताकि अगर मैं उस पर किसी किस्म का इल्जाम लगा दूं तो वो कह सके कि मेरी गाड़ी का तो इंजन ही निकला हुआ है। मैं तुम्हारे पास गाड़ी लेकर सिनेमा हाउस कैसे आ सकता था। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया। फ्लैट में ऊपर किसी जगह घंटी बजी जिसकी धीमी सी आवाज मुझे वहां खड़े खड़े भी सुनाई थी। तीसरी घंटी पर जमशेद ने फ्लैट की बाजार वाली खिड़की खोलकर नीचे देखा और नींद भरी आवाज में पूछा, कौन है भाई इस वक्त? जमशेद की आवाज सुनकर मेरा खून खौल उठा। मेरा जी उसे वो तमाम गालियां देने को चाह रहा था जो मैंने बचपन से लेकर इस वक्त तक सुनी थी, मगर मैंने अपने गुस्से पर जब्त करते हुए उससे सिर्फ इतना ही कहा, नीचे आ जाओ। जमशेद ने मुझे देखा तो बोला, तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाते? कहां थे तुम? मैंने तैश में आकर कहा, जिस कब्र में तुम मुझे जिंदा दफन करके आए थे मैं वहीं था। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं आ रहा हूं। जमशेद नीचे आ गया। जैसे ही वो मेरे सामने आया मैंने जोर से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और दूसरे हाथ से थप्पड़ मारने ही वाला था कि जमशेद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या पागल हो गए हो? लगता है बहुत शराब पी रखी है तुमने। चलो ऊपर चलो। मैंने गुस्से में उसे गालियां देनी शुरू कर दी। वो मुझे खींचता हुआ घसीटता हुआ ऊपर ले गया और मुझे सोफे पर गिराते हुए बोला, ये तुमने शराब कब से शुरू कर दी है? मैंने उसे गाली देकर कहा, मैंने शराब नहीं पी। अगर शराब पी होती तो मैं तुम्हें देखते ही कत्ल कर डालता। जमशेद ने भी महसूस कर लिया था कि मैंने शराब नहीं पी हुई, शायद इसलिए कि मेरे मुंह से शराब की बिल्कुल बू नहीं आ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला और बोला, फिरोज खुदा के लिए होश में आ जाओ, मुझे बताओ आखिर बात क्या हुई है? ठीक है तुमने शराब नहीं पी रखी, लेकिन तुम मुझे क्यों गालियां दे रहे हो? मैंने क्या किया है? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पा लिया था। मैंने कहा, जमशेद पहले तो मुझे यह बताओ तुमने मुझसे किस चीज का बदला लिया है?
मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बुरा सलूक किया था कि तुम मुझे वरगला कर माल लाने के बहाने वीरान इलाके में ले गए और फिर एक झूठा ड्रामा खेलकर मुझे एक अंधे कुएं में फेंक कर आ गए? अगर कुदरत मेरी मदद ना करती तो सुबह तक वहां मेरी लाश को चूटियां खा रही होती। जमशेद हैरान होकर मेरी सूरत तक रहा था। कहने लगा, तुम किस अंधे कुएं का जिक्र कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कौन सा ड्रामा खेला है? मैं तो जब से तुम मेट्रो सिनेमा हाउस में फिल्म देखने गए हो उस वक्त से लेकर अब तक अपने गैराज और फ्लैट पर ही हूं। एक लम्हे के लिए भी यहां से नहीं गया। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम गाड़ी लेकर मेट्रो सिनेमा नहीं आए थे और वहां से मुझे गाड़ी में बिठाकर यह कहकर कि एक वीरान शेड में नहीं ले गए थे कि दुबई से एक पार्टी माल लेने आई है? जमशेद फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। फिर कहने लगा, मेरी गाड़ी तो इंजन के बगैर बाहर खड़ी है। मैं तो परसों से उसका इंजन ओवरहॉल करवा रहा हूं। बेशक नीचे जाकर देख लो, गाड़ी का इंजन नहीं है। जब मैंने उसे पूरा वाकया बयान किया तो जमशेद मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसे मेरी दिमागी हालत के नॉर्मल होने पर शक पड़ गया हो। फिरोज, मैंने जिंदगी में कभी मंशियात का काम नहीं किया। मैं तुम्हारे पास मेट्रो सिनेमा भी नहीं पहुंचा था। तो फिर वो कौन था? वो तुम ही थे। तुम जमशेद, तुम। क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं? तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा नौकर अब्दुल अपनी बीमार मां की खबरगिरी करने नासिक गया हुआ है? नौकर अब्दुल कहीं नहीं गया, जाकर देख लो। वो नीचे गैराज में सो रहा है। वो गुज़िश्ता कई महीनों से नासिक नहीं गया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो। जमशेद का अंदाज बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। आदमी झूठ बोल रहा हो तो उसका पता चल जाता है, और जमशेद तो मेरा बचपन का पुराना दोस्त था। मैं उसके मिजाज को अच्छी तरह जानता था। मैं सोच में पड़ गया। आखिर वो कौन था जो जमशेद बनकर मेरे पास आया था और मुझे हलाक करने के लिए अंधे तहखाने में फेंक गया था? मुझे ख्याल आया कि कहीं ये उन बदरूहों का काम तो नहीं था जो मुझे रानी बाई के कले के हसीन रूह या बदरू के मर्तबान से आजाद करने की वजह से मेरी जान की दुश्मन बन गई थीं और इससे पहले भी मुझे 2 बार हलाक करने की कोशिश कर चुकी थीं। चूंकि मैंने जमशेद से कला रानी बाई में अपने साथ गुजरे हुए माफूकुल फितरत वाकयात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया था, इसलिए अब भी मैंने उसे यह ना बताया कि वीरान इलाके के अंधे तहखाने में मेरे साथ क्या गुजरी और फिर कैसे दीवार में रोशनी का एक दायरा अपने आप जाहिर हो गया और उस दायरे के अंदर बाहर जाने का रास्ता मिल गया। इस ख्याल से कि जमशेद इस वाक़े को मेरी दिमागी कमजोरी पर महमूल ना करे, मैंने कहा, मेरा ख्याल यह है कि किसी जिन भूत या आसेब की कारिस्तानी है। एक बार अमृतसर में जब मैं छोटा सा था तो पहले भी एक जिन मुझे घर से उठाकर बड़ी नहर पर ले गया था और वहां मुझे नहर की सैर करवाने के बाद घर लाकर छोड़ गया था। जमशेद ने इंतहाई ताज्जुब के साथ कहा, अच्छा, शायद ऐसा ही हुआ हो, लेकिन किसी जिन भूत को क्या जरूरत थी कि वो मेरी शक्ल बनाकर तुम्हारे पास मेट्रो सिनेमा हाउस में आता? वो वैसे भी तुम्हें वहां से उठाकर ले जा सकता था। ये बात मेरी समझ से भी बाहर थी। मैं उसके बाद वहीं सोफे पर ही सो गया। दूसरे रोज 11 बजे उठा। नीचे जाकर जमशेद की गाड़ी का बगौर मुआयना किया। उसकी गाड़ी का इंजन गायब था। यह वही गाड़ी थी जिस पर जमशेद की शक्ल का जिन भूत या वो जो कोई भी था सवार होकर मेरे पास मेट्रो सिनेमा आया था। लेकिन जमशेद के एक मिस्त्री ने मुझे बताया कि जमशेद साहब की गाड़ी का इंजन तो 3 रोज से बाहर निकला हुआ है। मेरे साथ ऊपर तले 2-3 इस किस्म के वाकयात गुजरे तो मैं घबरा गया। जान सबको प्यारी होती है। मुझे यकीन हो गया था कि कला रानी बाई के जरदपोश काहिन की बदरू मेरी दुश्मन बन गई है, क्योंकि मैंने कले की हसीन और जमील रानी की रूह या बदरू को उस मर्तबान से आजाद कर दिया है जिसमें जरदपोश काहिन ने रानी को कत्ल करने के बाद बंद करके चबूतरे के शिगाफ में छुपा दिया था। जरदपोश काहिन की बदरू अपनी गुलाम बदरूहों से 3 बार मुझ पर कातिलाना हमला करा चुकी थी, लेकिन कुदरत की कोई खुफिया ताकत मेरी मदद कर रही थी और उसने हर बार मुझे उस शैतानी जरदपोश की बदरू के हमले से बचा लिया था। मैंने सोचा कि मैं बंबई से चला ही जाऊं तो अच्छा है। यहां रहा तो जरदपोश शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उस जरदपोश पुजारी का नाम रानी बाई के गले वाली पुरस्कार हसीन औरत की रूह ने रघु बताया था। उस हसीन औरत ने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन उसने मुझे खबरदार कर दिया था कि तुमने मुझे मर्तबान से आजाद कर दिया है। इसकी वजह से रघु तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है। वो तुम्हें जान से मार देने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत मुझ पर फर्ज हो गई है। मैंने इन हालात के पेश नज़र फैसला कर लिया कि मैं बंबई में नहीं रहूंगा और वापस अमृतसर चला जाऊंगा। वैसे भी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे।
पंजाब के एक दो शहरों में फसादात भी शुरू हो गए थे। जब मैंने जमशेद से कहा कि मेरा अमृतसर वापस जाने का इरादा है तो उसने किसी किस्म का एतराज ना किया, बल्कि कहने लगा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अमृतसर जाकर अपनी थोड़ी सी जो जमीन और फलों का एक बाग है वो फरोख्त कर डालो। हालात का कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान जरूर बन जाएगा। हो सकता है अमृतसर के मुसलमानों को भी लाहौर यानी पाकिस्तान की तरफ हिजरत करनी पड़ जाए। इन तमाम हालात को देखते हुए आखिर में एक रोज बंबई से अमृतसर की जानिब रवाना हो गया। 1947 शुरू हो चुका था। जनवरी का महीना था। पंजाब में इस मौसम में बहुत सर्दी पड़ती है। हालात अभी नॉर्मल थे, फजा में कशीदगी जरूर थी। घर आकर मैंने दुकान पर कारोबार संभाल लिया। अमृतसर में मुस्लिम लीग के जलसे जुलूस जरूर निकलते थे, मगर अभी फसादात शुरू नहीं हुए थे। मैंने जब अपने चचा से जमीन और बाग फरोख्त कर देने की बात की तो उसने उसकी मुखालफत की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारे पास इस थोड़ी सी जमीन और बाग के सिवा और है क्या? ये भी बेच दिया जाए तो खाएंगे कहां से? मैंने चचा को समझाने की कोशिश की कि हालात का कुछ पता नहीं कि कब बदल जाएं और हमें अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान जाना पड़े, लेकिन चचा ना माने। मार्च के महीने में फसादात शुरू हो गए। फिर फसादात की आग भड़कती ही चली गई। कर्फ्यू लगने लगे। चचा को न जाने क्या सूझी कि अपने बाल बच्चों को लेकर जम्मू चले गए। वहां उसके छोटे भाई का बड़ा वसी कारोबार था। चचा ये कहकर जम्मू गए थे कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो वो अमृतसर वापस आ जाएंगे। मैं पीछे अकेला रह गया। दुकानदारी खत्म हो चुकी थी। मेरा सारा दिन महल्ले के लोगों के साथ बैठते गुजरता। फसादात तेज होते गए, यहां तक कि 14 अगस्त का दिन करीब आ गया। मशरकी पंजाब से महाजरीन के लुटे पिटे काफिले पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। हमारा महल्ला हिंदू सिखों के महल्लों में घिरा हुआ था। हमले का हर वक्त खतरा रहता था, लेकिन अमृतसर के मुसलमान बड़ी दिलेरी के साथ फसादियों के हर हमले का डटकर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जब डोगरा और हिंदू गो रखा फौज भी फसादियों के साथ मिल गई तो हालात नाजुक शक्ल इख्तियार कर गए। फिर भी हमारी गली के मुसलमान पाकिस्तान हिजरत करने के लिए उन ट्रकों के इंतजार में थे जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान पहुंचाना था। ट्रक तो कोई नहीं आए, मगर डोगरा फौज आ गई। फौज ने दस्ती बमों से गली के मुंह पर चढ़ा हुआ लोहे का दरवाजा उड़ा दिया। गली में अफरा तफरी मच गई। जिसका जिधर मुंह उठा दौड़ पड़ा। मैं भी एक मकान के खुफिया दरवाजे में से निकलकर साथ वाले बाजार में आ गया। शाम का वक्त था। बाजार सुनसान पड़ा था। कहीं कहीं इंसानों की लाशें भी पड़ी हुई थीं। सामने एक मकान में आग लगी हुई थी। रेलवे लाइन के पार महाजरीन का एक कैंप था, जहां से महाजरीन को मालगाड़ियों के जरिए वागा यानी पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाया जाता था। मैं उस कैंप में जाना चाहता था। मैं आबादी को छोड़कर वीरान खेतों में से दौड़ता हुआ रेलवे लाइन पर आ गया। वहां से महाजर कैंप 1 मील के फासले पर था। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ जा रहा था। रेलवे लाइन की दूसरी तरफ आमों का बाग था। वहां शाम का अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मुझे नारों की आवाज सुनाई थी। मैं ज्यादा तेज दौड़ने लगा। इतने में आमों के बाग में से हिंदू सिख फसादियों का एक जत्था तलवारें, बंदूकें और नेज़े लहराता नमूदार हुआ। उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे कत्ल करने ही वाले थे। उन्होंने मेरे गले में रस्सी बांधी और मुझे खींचते हुए वापस आमों के बाग में ले आए। वो मुझे इहाते के अंदर ले गए। वहां एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी के दरवाजे पर हल्की रोशनी वाला बिजली का बल्ब जल रहा था। इस कमजोर सी रोशनी में मैंने चबूतरा देखा जिस पर लकड़ियां चुनी हुई थीं। मैं समझ गया कि चिता में पहले से कोई मुर्दा मौजूद है जिसको किसी वजह से अभी जलाया नहीं गया। मैं समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। कुदरत ने मेरी मौत इसी तरह लिखी थी। मैंने उस मुर्दे को भी देख लिया था जो मेरे दाएं जानिब लकड़ियों की 2-3 तहों के नीचे मुझे पड़ा नजर आ गया था। वो मरा हुआ था। मैं जिंदा इंसान था, मगर मुझे उस मुर्दे के साथ जलकर राख होना था। एक ने चिता को आग जला दी। तेल की वजह से लकड़ियों ने फौरन आग पकड़ ली। फिर वो चिता के चबूतरे के इर्द गिर्द वैशियों की तरह नाचने लगे। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने कलमे पाक का विर्द शुरू कर दिया। मुझे अपने खुदा पर यकीन था कि जब तक वो नहीं चाहेगा मुझे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकेगी। लेकिन आग के शोले मेरे चारों तरफ बुलंद हो रहे थे। उन शोलों ने मेरे इर्द गिर्द एक दीवार बना दी थी। मैं इस बात पर हैरान था कि मुझे इन शोलों की सेंक महसूस नहीं हो रही थी। मेरे हाथ पांव लकड़ी के भारी टुकड़ों के साथ जुड़े हुए थे। मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। वो मुझे सुपर्द आतिश करके शायद जा चुके थे। अचानक ऐसी बात हुई जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे हाथ पांव खोल रहा है। दूसरे ही लम्हे मेरे हाथ पांव रस्सियों से आजाद हो गए।
इसके साथ ही मेरे कानों में किसी औरत की सरगोशी की आवाज आई, यहां से कूद जाओ। मैं उठा और चिता के शोलों में से बाहर छलांग लगा दी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कपड़े और जिस्म बिल्कुल सही सलामत थे। आग के शोलों ने जैसे उन्हें छुआ तक नहीं था। मैंने उस औरत की सरगोशी को पहचान लिया था। यह वही वीरान कलानुमा हवेली वाली आसेबी औरत थी जिसकी बदरू को मैंने मर्तबान से आजाद कर दिया था और जिसने मुझे कहा था कि मेरी हिफाजत करना उसका फर्ज बन चुका है। चिता में शोले भड़क रहे थे। शोलों की रोशनी में मैं शमशान गेट की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही गेट से बाहर निकला, मेरे कानों में उस औरत की सरगोशी एक बार फिर सुनाई थी, फिरोज उस तरफ मत जाना। इसके फौरन बाद किसी ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे एक तरफ धकेलना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। मेरे सामने बाएं जानिब जीटी रोड थी जो शायद पाकिस्तान की तरफ जाती थी। मैं समझ गया था कि यह वही पुरस्कार हसीन और जमील औरत है जिसने मुझे बाजू से पकड़ रखा है और मुझे किसी महफूज मकाम की तरफ ले जा रही है। वो मुझे जीटी रोड से हटाकर खेतों में लिए जा रही थी। वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, मगर मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे वो मेरे साथ साथ चल रही हो। मैंने कहा, तुम रानी बाई की वीरान हवेली वाली औरत की बदरू ही हो ना? अब मुझे उस औरत की बाकायदा आवाज सुनाई थी। हाँ, मैं वही हूं। तुम मुझे कहां ले जा रही हो? मैंने पूछा। वहां जहां तुम्हारी जिंदगी महफूज होगी। मैं उस औरत का ममनून एहसान जरूर था। खुदा ने इस औरत के वसीले से मेरी जिंदगी बचा ली थी, लेकिन यह उलझन भी हो रही थी कि यह बदरू आखिर कब तक मेरा पीछा करती रहेगी। मैं इस किस्म की खराफात और तौमात में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हिंदू नाम रोहनी है, लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं, मैंने रोहतगढ़ के मुगल सूबेदार हाशिम खान से शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे पति देव हाशिम खान ने मेरा इस्लामी नाम कमरुन्निसा सुल्ताना रख दिया था। मुझे ये नाम बहुत पसंद है। मेरा खाविंद हाशिम खान मुझे सुल्ताना कहकर ही बुलाता था। हकीकत यह है कि मुझे इस बदरू के हिंदू नाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना इसके मुसलमान नाम से कोई सरोकार था। मैं तो किसी तरह उससे छुटकारा हासिल करना चाहता था। हम रात के धुंधले अंधेरे में एक ऊंची फसल वाले खेत में से गुजर रहे थे। मैंने उससे कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। उस औरत की मुझे आवाज आई। मुझे उसकी आवाज ही आ सकती थी क्योंकि वो अगरचे मेरा बाजू छोड़कर मेरे साथ साथ चल रही थी और मुझे उसके रेशमी मलबूसात में से उठती हुई एक प्रोसार सी खुशबू बाकायदा महसूस हो रही थी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहां तक मेरे साथ साथ चलती रहोगी? मैं तुम्हें पाकिस्तान छोड़कर वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा, आगे रास्ता बिल्कुल साफ है, मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम यहां से वापस चली जाओ। पुजारी रघु तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। कुछ पता नहीं वो तुम पर कहां हमला करके तुम्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश करे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने झुंझला कर कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम साई की तरह मेरे साथ लगी रहो। मैं तुमसे निजात हासिल करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम्हारी जिंदगी पुजारी रघु की बदरू से महफूज हो गई है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूं कि मेरी अपनी निजात भी इसी में है कि तुम जिंदा रहो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम जो चाहती हो मुझे एक बार बता दो और मेरी जान छोड़ दो। हसीन और जमील बदरू की ठंडा सांस भरने की आवाज आई। फिर उसने कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें यह भी बता दूंगी कि मैं तुमसे क्या चाहती हूं और मैं तुम्हारी जान बचाने की किस लिए कोशिश कर रही हूं। मामला और ज्यादा उलझता जा रहा था। ये बदरू मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी और मैं इससे हर हालत में पीछा छुड़ाना चाहता था। मैं चलते चलते रुक गया और हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए अब वापस जाओ, मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। तुमने मेरी जान बचा ली है, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस औरत की तरफ से मुझे कोई जवाब ना मिला। उसके लिबास में से पुरसार सी हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। अब वो भी गायब हो चुकी थी। मैंने अंधेरे में चारों तरफ गौर से देखा, फिर कहा, क्या तुम चली गई हो? वो शायद जा चुकी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जिस तरफ वो मुझे ले जा रही थी मैं उसी तरफ चलने लगा। मेरे इर्द गिर्द खेत ही खेत थे। रात के अंधेरे में कहीं खेतों में ऊंची ऊंची फसलें नजर आ रही थीं, कहीं खेत खाली भी पड़े थे। न कोई गांव करीब नजर आता था और न ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी।
मेरा ख्याल था कि अभी पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत दूर होगा, क्योंकि अमृतसर से लाहौर का फासला जीटी रोड पर 30-35 मील हुआ करता था और मैं दाइमगंज के इलाके से उस औरत के साथ खेतों में ज्यादा से ज्यादा 1.5 मील ही चला होऊंगा। अमृतसर से लाहौर के फासले का पूरा अंदाजा था। मेरे ख्याल में मैं इस वक्त हरटा गांव के करीब होऊंगा। मुझे खेतों में कुछ फासले पर बिजली की 2-4 रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। मैं समझ गया कि कहीं करीब ही गुरुद्वारा है। ये उसकी रोशनियां हैं। ये गुरुद्वारा मेरा देखा हुआ था। मैंने इन रोशनियों से हटकर खेतों में दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं खेतों में चलता चलता दूसरी तरफ होकर काफी आगे निकल गया। मेरा रुख लाहौर ही की तरफ था। रात के अंधेरे में मुझे इतना जरूर अब नजर आने लगा था। मैं रास्ता देखकर और समत को बरकरार रखकर चलता रहा। अपने दाएं जानिब मुझे खेतों के पार बहुत से आदमियों के साए से चलते दिखाई दिए। फिर एक जीप की आवाज भी दूर से सुनाई थी। मैं रुक गया। ये सोचकर रुक गया कि कहीं ये हिंदू सिखों का जत्था ना हो जो पाकिस्तान की तरफ जाते महाजरीन का बेदरेग कत्लेआम कर रहे थे। फिर भी मैं खेतों में उगी हुई ऊंची ऊंची फसलों की आड़ लेता उसी तरफ बढ़ने लगा। काफी देर तक चलने के बाद मैं करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि यह महाजरीन का काफिला है जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। लुटे पिटे बदहाल लोग सड़क पर पैदल चले जा रहे थे। औरतें और बच्चे गधों पर सवार थे। उनमें शदीद जख्मी भी थे। बलोच रेजिमेंट के फौजियों की एक जीप उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ थी। ये जीप सड़क पर कभी आगे चली जाती थी और कभी वापस आकर काफिले के पीछे चलने लगती थी कि कहीं काफिले पर कोई जत्था पीछे से हमला न कर दे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और मैं भी उसी काफिले में शामिल हो गया। काफिला बमुश्किल 1-1.5 मील ही चला होगा कि दूर से पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। मालूम हुआ कि काफिला पाकिस्तान की वाघा बॉर्डर के करीब पहुंच गया है। मुझे खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी हो रही थी। खुशी इस बात की हो रही थी कि मैं आखिर जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गया था, और हैरत इस बात पर हो रही थी कि 35 मील का फासला इतनी जल्दी कैसे तय हो गया। मैं तो अभी अमृतसर की आबादी दाइमगंज से ही चला था और मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अभी हरता का स्टेशन भी नहीं आया था, जो अमृतसर से लाहौर आते हुए पहला स्टेशन था। काफिला पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुआ तो महाजरीन के मुर्दा जिस्मों में जैसे जान पड़ गई। काफिले में भी पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे।